नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। इलेक्शन स्पेशल इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आज सुबह से ही मतगणना को लेकर पूरे देश में सरगर्मी तेज है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन अभी भी दावा करते थक नहीं रही है कि केंद्र में उन्हीं की सरकार बनेगी और एनडीए बहुमत के करीब है, यानी कुल मिलाकर को जो रुझान आ रहे हैं निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। खास करके देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जहां पर 80 लोकसभा सीटें आती हैं, इसमें समाजवादी पार्टी करिश्मा करती हुई नज़र आ रही है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो रुझान सामने देखने को मिल रहे हैं उसमें 299 पर इंडिया आगे चल रही है, 240 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। बीजेपी की बात कर ली जाए इंडिविजुअल तो 237 सीटों पर, कांग्रेस 99, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की पार्टी भी एक करिश्मा करती नजर आ रही है 30 सीटों पर, और समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर आगे नजर आ रही है। जहां तक बात की जाए 2019 की, तो निश्चित तौर पर ये सब आंकड़े चौंकाने वाले नज़र आ रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने भी हर मन से सुना था 7 चरणों के चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से 400 पार का नारा दिया गया था, और राहुल गांधी लगातार इस बात की कवायद करते नज़र आ रहे थे, बोलते हुए नज़र आ रहे थे कि 4 जून को मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन ये तो तय हो गया है कि अब बहुमत के करीब आ गई है भारतीय जनता पार्टी एनडीए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तो तय हो चुका है। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि विपक्षी खेमा भी काफ़ी मजबूती और काफ़ी दमखम के साथ अपना प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच मैं बार बार ये दोहराना चाहूँगा कि अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर जो रणनीति अपनाई थी पीडीए की, उसको एक बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी भरकम नुकसान कहा जा सकता है होता हुआ साफ तौर पर नज़र आ रहा है। ममता दीदी ने जो वेस्ट बंगाल में कांग्रेस से दुराव, कांग्रेस को लेकर आलोचना, कांग्रेस की मंच से जमकर मजम्मत करने की रणनीति बनाई, उसका परिणाम ये रहा कि तृणमूल कांग्रेस को भी एक बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो 42 लोकसभा सीटों में से 30 पर तृणमूल कांग्रेस सामने नज़र आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो हैं 10 सीटों के आसपास घट या बढ़ रही हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये निश्चित तौर पर एक बड़ा उलटफेर वाला परिणाम देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी मतों के गणना का दौर जारी है, लेकिन कुल मिलाकर के दिलचस्पी निश्चित तौर पर लोगों की भी बढ़ी हुई है और हमारी भी बढ़ी हुई है कि आखिर क्या कुछ परिणाम आते हैं चौंकाने वाले। चलिए, हमारे साथ एक मेहमान फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके जरिए हम नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है। बालकृष्ण जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यश भारती जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ आप भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, हेमंत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हम लगातार वरिष्ठ पत्रकार राजेश आनंद का सहयोग ले रहे हैं, आपका भी राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, लगता है कि कोई बड़ी ब्रेकिंग आ गई है, सबसे पहले ब्रेकिंग देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी को आया हार्ट अटैक, ये बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से। निश्चित तौर पर जो प्रवक्ता हमारे साथ बालकृष्ण बैठे उनसे जानने की कोशिश करेंगे। संगम लाल गुप्ता को आया हार्ट अटैक, ये बड़ी जानकारी आ रही है। ये चुनाव परिणाम का संभवतः एक साइड इफेक्ट कहा जा सकता है। अस्पताल में भर्ती हुए हैं संगम लाल गुप्ता, ये बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में जो संगम लाल गुप्ता हैं उनको हार्ट अटैक आया है। मतगणना के बीच बिहार में हिंसा की खबर है, केसी त्यागी का आया बड़ा बयान। जेडीयू का इंडिया में जाने से किया इनकार। अच्छा, अभी भी संभावनाएं अटकलें देखने को मिल रही कि कहीं जेडीयू एक बार फिर न पलटी मार दे। चुनावी नतीजों के बीच पीएम मोदी का सियासी कदम, ये सारे अपडेट्स हम आपको पल पल दिखा रहे हैं प्राइम टीवी पर। ये बड़ा अपडेट जो आ रहा है, पीएम ने टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू से की है बात, तो ये बड़ी खबर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई है। ये सारे अपडेट्स हैं जो पल पल के हम आपके सामने लेकर के आए। टीडीपी और बीजेपी के चुनावी नतीजों पर चर्चा इस बातचीत में हुई होगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है।
राहुल गांधी 2,12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। निश्चित तौर पर लगता है कि राहुल गांधी का न्याय यात्रा जो है उन्हें स्थापित कर दिया है एक नेता के रूप में। कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हैं 3,82,467 वोट। तो ये बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर के। दिनेश प्रताप को मिले हैं 1,70,104 मत। रायबरेली से ये खबर आ रही है। यानी कुल मिलाकर के रायबरेली को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी तमाम सवाल खड़े कर रही थी, वहां पर राहुल गांधी प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। वायनाड में भी राहुल गांधी के लिए सुखद समाचार मिल रहा है। चलिए, ये तो अपडेट थे। अब एक बार अपने चर्चा पर चलने की कोशिश करते हैं। राजेश आनंद जी, भाई पल पल बदल रहा है, देख रहे हैं किस तरह से समीकरण बनते बिगड़ते जा रहे हैं। अभी जो ताज़ा तरीन बात कर ली जाए तो इंडिया जो है, एनडीए जो है 299 के आसपास रुझान उसका दिख रहा है और इंडिया गठबंधन भी पीछा करते हुए 240 के आसपास पहुंच चुकी है। ये तो पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन 100 सीटों पर प्लस है और करीब 46 से 50 सीटों का एनडीए को नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या माना जाए, क्योंकि एक बयान जो था उस पर भी हम लोग चर्चा कर लें, क्योंकि पीछे तो तमाम चीज़ों पर चर्चा कर लिए। यह राहुल गांधी का क्या खटाखट फार्मूला हिट हो गया? सबसे पहले तो इस पूरे उतार चढ़ाव को देखते हुए मुझे साहिर लुधियानवी का एक गीत याद आ रहा है। वक्त से है दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त का हर शय गुलाम, वक्त का हर शय बेजाम, वक्त की गर्दिश चांद तारों का मिजाज, वक्त की ठोकर में क्या हुकूमत क्या समाज। वाह भाई वाह, बहुत खूब। हाँ, तो ये वक्त है और ये पूरा वक्त आज की तारीख में इंडी गठबंधन के साथ दिख रहा है। जिस तरीके से चुनाव का ये समर पूरे 2 महीने का प्रकरण चला है, इसमें इंडी गठबंधन को कहीं भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। और जो चुनाव परिणाम आगे मतगणना की गिनती आ रही है, उसने राहुल को न्याय दिया है। उनकी न्याय यात्रा सफल हुई है, क्योंकि वो वायनाड से भी जीतने के करीब हैं और रायबरेली से भी जीतने के करीब हैं। तो जनता ने उनको एक बार न्याय देने का काम किया है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सरकार तो एनडीए गठबंधन की ही बनेगी जो आंकड़े बता रहे हैं जी। 293, हालांकि बहुमत के लिए 272 ही काफ़ी है। और ये आंकड़ा लगभग पिछले 2019 के चुनाव को देखते हुए 353 के नीचे ही होने की संभावना नज़र आ रही है। अगर ये अचीव कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है और ये देश के हित के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि विपक्ष जो है एक मजबूत विपक्ष के तौर पे उभरा है और विपक्ष का होना ही लोकतंत्र के लिए सही साबित होता है। अभी आपने ब्रेकिंग पढ़ा, प्रतापगढ़ से संगमलाल गुप्ता जी को हार्ट अटैक आ गया है और वो अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं। तो एक चीज़ और प्रतापगढ़ में उभर कर आ रही है कि संभवतः वो सुबह से ही मतगणना में पीछे चल रहे थे जी। अब शरीर है, वक्त है और वक्त का मिजाज कब बदल जाता है कोई नहीं जानता। हाँ, इतना ज़रूर है कि प्रतापगढ़ में ऐसा लगता है कि राजा भैया का प्रभाव कुछ नज़र आ रहा है। राजा भैया का भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन से बात न बनना और बगावती तेवर कह लीजिए, और अपना दल अनुप्रिया पटेल से वाक युद्ध कहीं ना कहीं उन लोकसभा क्षेत्र में राजा भैया का कद बढ़ा रहा है। जिस तरीके से मतगणना की सूची आ रही है, जिस तरीके से वहाँ पे एनडीए गठबंधन की स्थिति को देखा जा रहा है, तो निसंदेह ये कहा जा सकता है कि राजा भैया का कुछ न कुछ प्रभाव बढ़ रहा है इसमें। जी। घोसी की बात कर लीजिए। ओम प्रकाश राजभर बयान देने में तो बहुत आगे, लेकिन फिलहाल उनके बेटे जो हैं अरविंद राजभर वहाँ से पीछे चल रहे हैं और राजीव राव वहाँ पर लीड लिए हुए हैं लगातार।
मुझे बड़ा अच्छा सुभाषपा के लिए एकमात्र सीट यही मिली थी। जी इसके पहले भी घोसी में जो उपचुनाव हुआ था उसका परिणाम आपने देख लिया था। जी और ये संभवतः अगर रुझान वाकई परिणाम में परिणत हो जाता है तो एक बड़ा झटका होगा सुभाषपा को। नहीं संजय जी, मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल परिणाम इनके विपरीत आना चाहिए, क्योंकि सुभाषपा जैसी पार्टी जो जातिगत पार्टी है, ये सब पार्टियों का उदय सिर्फ जातियों के लिए हुआ है। ये कभी समाज, देश और धर्म और राष्ट्रवाद की बात नहीं करते, ये सिर्फ अपनी जाति की बात करते हैं। तो जाति की राजनीति हिंदुस्तान से खत्म होनी चाहिए। जातियां खत्म नहीं होंगी, क्योंकि जाति एक परंपरा जो है, जो हमारे यहाँ एक वर्ण व्यवस्था दी गई है सनातन धर्म में, वो कभी हिंदुस्तान से खत्म नहीं होगा। पर राजनीति में इस चीज को खत्म होना चाहिए। हमें लगता है कि इस बार आरक्षण का मुद्दा जो हटाना, जोड़ना और जिस तरीके से आरक्षण को लेकर बयानबाजी हुई है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये एनडीए गठबंधन को आरक्षण का नुकसान मिला है। ये आरक्षण को लेकर जिस तरीके से मंचों से वाकयुद्ध शुरू हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो वोटर है, जो एक बसपा का कैडर वोटर कहलाता था, उसको उसमें बिखराव की स्थिति देखी जा सकती है, जिसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के रुझान अभी आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिस रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ रही है, तो निसंदेह ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती जी का भी प्रभाव कम हुआ है। हालांकि उन्होंने चुनावी में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है, एका दुक्का रैली करने के अलावा या बयान के अलावा उनकी राजनीति में इस बार की सक्रियता ही ये दर्शा रही थी कि इनके काडर का वोट जो है कहीं ना कहीं बिखरेगा, और उसको हासिल करने में मुझे ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन ने बाजी मारी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में इस तरीके के परिणाम नजर आ रहे हैं। बालकृष्ण भाई, हालांकि हम नहीं चाहते हैं कि कुछ इस तरह का हो, लेकिन संगमलाल गुप्ता जी को हार्ट अटैक आ गया है, चूँकि आप उसी क्षेत्र से हैं, जानकारी हासिल हुई कुछ क्या? कई बार मौसम या अन्य चीज़ों के कारण या चुनाव की जो व्यस्तता रही है पूर्व में, उसके कारण कई बार स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है। एक सामान्य मामला है जी। निश्चित रूप से कुछ ऐसा हुआ होगा तो वो स्वस्थ होंगे, शीघ्र ही स्वस्थ होंगे और हम लोगों के बीच में रहेंगे। इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है। जी बालकृष्ण जी, चलिए ये जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि आपके नेता हैं, आपके क्षेत्र के नेता हैं, ये तो अलग बात है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि चलिए बहुमत को लेकर के हमें कोई डाउट नहीं है कि आप बहुमत के करीब नहीं हैं या बहुमत नहीं पा रहे हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। सवाल तो सिर्फ ये उठता है ना कि जिस तरह से दावेदारी हो रही थी और जिस तरह से डंके की चोट पे लगातार जनसभाओं का एक कहा जा सकता है कि बाढ़ सी आ गई थी जी। हर तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के जेपी नड्डा साहब से लेकर के अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप लोगों ने पुरजोर ताकत झोंकी। जी जी। उत्तर प्रदेश में कमी कहाँ रह गई? क्योंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ सबसे आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा है जी। और पश्चिम बंगाल में कहाँ कमी रह गई कि तृणमूल कांग्रेस यानी ममता दीदी जो है एक बार फिर अपने रणनीति में सफल हो गई? जी, मैं इतना बता दूं कि 14, 19, 22 में जिस तरीके का जनमत उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष ने मोदी जी को दिया है, तो कहीं ना कहीं यदि कोई ऐसी बात होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित दल है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और हमारे यहाँ एक व्यवस्था है समीक्षा की। अगर हम बहुत अच्छा चुनाव लड़के जीतते भी हैं तो भी हम अपनी कमियों की समीक्षा करते हैं कि हमसे क्या कमी रह गई, क्या त्रुटि रह गई। तो एक प्रजातांत्रिक देश में प्रजातांत्रिक दल होने के नाते, कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व यदि उत्तर प्रदेश में कुछ कमी रह गई तो उसकी समीक्षा करें। लेकिन एक बात बहुत गंभीरता के साथ बता दें कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एक बात और इसके साथ जोड़ना जरूरी है कि अभी तक जो पड़े हुए मतों की सिर्फ 30% मतों की काउंटिंग हुई है एवरेज में।
तो 30 मतों की काउंटिंग में करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी 5000 वोट के अंदर, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 1200, इन 50 सीटों पे इस प्रकार के हमारे और विपक्ष के बीच में दूरी है। तो निश्चित रूप से जो 70% मतों की काउंटिंग होगी तो उसमें ये तब आ पाएगा, फाइनल वर्जन हम तब दे पाएंगे, उस पर कोई चर्चा कर पाएंगे कि जब पूरी काउंटिंग हो जाएगी और चुनाव आयोग का अपना पूरा मत आ जाएगा। उसके बाद ये विषय आता है कि हम में कहाँ कमी रही, कहाँ वो रहा, तो वो एक सांगठनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी उसकी समीक्षा करके उसको सुधारने का जो भी यत्न बन पड़ेगा सदैव से ही करती रही। हम लोग 51 से राजनीति में हैं जनसंघ के रूप में और 80 से भाजपा के रूप में, तो निश्चित रूप से हम लोग सदैव ही सुधार का प्रयत्न करते रहे हैं और समाज के बीच में रह के अपनी विचारधारा, देश के विकास, देश की उन्नति, राष्ट्रवाद और अंत्योदय, विभिन्न प्रकार की चीज़ें थी जिसको लेके हम जनता के बीच में गए हैं। जनता ने हमको 2 बार जनमत दिया है, पुनः इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। या तो कुछ सीटें कम ज़्यादा हुई हैं तो उस पर भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करके ये अक्सर ये कवायद होती रही कि सरकार और संगठन के बीच एक बेहतर तालमेल नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने तमाम कोशिशें भी की, दिल्ली में बैठक हुई, मुख्यमंत्री से लेकर दोनों डिप्टी सीएम तक वहाँ गए, संगठन आपके जो प्रभारी हैं वो वहाँ पर गए, प्रदेश अध्यक्ष गए, लेकिन लगता नहीं है कि अगर सरकार और संगठन साथ मिलकर के चलते तो शायद ये परिणाम इंडिया गठबंधन को नहीं मिलता। देखिए, संगठन और सरकार में पूरे देश में समन्वय है और संगठन ही सरकार का निर्णय करता है। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। ये एक विरोधियों की और विपक्षियों की फैलाई गई अफवाहें हैं जिसमें ये बात आती है कि कहीं इनका मत ठीक नहीं, उनका मत ठीक नहीं है। यहाँ तो घर परिवार के लोग अपने बाप को धक्का मारने से पीछे नहीं हटे। अगर वो लोग हमारे संगठन की बात करें, जो परिवार में ही बाप और चाचा को अपने परिवार प्रमुख रूप से जो बड़े लोग हैं उनको अपमानित करने का काम करते हैं या किए हैं, अगर वो लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो हास्यास्पद लगती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है, आपस में पूरा तारतम्य है, संगठन से ही सरकार बनती है और कोई भी सरकार संगठन की जो बात होती है उसको जो जरूर बातें हैं जो संविधान के दायरे में रह के उसको करने का काम करती है और संगठन और सरकार अपना काम करती है, संगठन फिर अपना काम करता है। इस प्रकार का एक क्या कहते हैं मत में एकत्व का भाव भारतीय जनता पार्टी और सरकार में है। उसमें किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है, सिर्फ विपक्षियों का एक अनर्गल प्रलाप है जो बीच बीच में देखा जा सकता है। ठीक है हेमंत जी, भाई राहुल गांधी तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कतई नहीं बनेंगे 4 जून के बाद। अब ये तो तय हो गया कि जो रुझान दिखा रहा है वो बहुमत के पास है, एनडीए के पास है और ऐसे में प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नरेंद्र मोदी को कोई रोक नहीं सकता है। नंबर 1। नंबर 2 कि जो उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने शानदार प्रदर्शन किया, इसके पीछे क्या वजह रही? बीजेपी की कमज़ोर रणनीति या आप लोगों का जो मुद्दा था 5 न्याय? जी देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 10 वर्ष का जो दंभ और अहंकार था जिसकी वजह से एनडीए के जो घटक दल थे उनको तरजीह नहीं मिली, जिसकी वजह से अकाली दल से अलग हुआ, वक्ती तौर पर जेडीयू और पीडीपी एक दबाव के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल हुई। आज वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का प्रयास करेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाएगा। पहली दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जी उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुआ, जो मुद्दे कामों भारत में है वही उत्तर प्रदेश के अंदर थे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी यहाँ का युवा पेपर लीक से परेशान था, युवा जी बोलें। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 करोड़ रोजगार देने का दावा किया और उसमें वो 2019 में कारगर नहीं हो पाई, फिर 2024 में भी कारगर नहीं हो पाई। उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी दुर्दशा को उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो रही है। निश्चित रूप से हमारी और गठबंधन की रणनीति समाजवादी पार्टी के साथ परवान चढ़ी है। काफी कुछ मीडिया में कहने को सुना गया कि समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी गठबंधन हुआ था, कारगर नहीं हुआ, लेकिन आज जनता ने कारगर करके दिखाया है और हम लोग जनता के द्वारा चुने गए हैं
और जनता की समस्याओं के आधार पर जो विश्वास जनता ने इंडिया गठबंधन के ऊपर बनाया है, हम उसको अक्षुण्ण रखने का पूरा प्रयास करेंगे और ये गठबंधन पूरी तन्मयता और पूरी तत्परता के साथ जनता के लिए, जनता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा। ठीक है। यश भारती जी, भाई आप लोगों के लिए तो आज निश्चित तौर पर खुशी का दिन है, सुखद समाचार आ रहा है, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि जब से समाजवादी पार्टी बनी है इतनी भारी तादाद में आप लोग सांसद चुनने जा रहे हो। कुल मिलाकर के एक माहौल है, आरोप प्रत्यारोप का दौर साफ तौर पर देखने को मिलता था। यश जी, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। शाहजादे तक बोले गए, लेकिन राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने तो भाई कमाल कर दिया। बीजेपी को सबसे ज़्यादा डेंट लगाया उत्तर प्रदेश में। देखिए, पहली बात तो मैं आपका एक छोटा सा करेक्शन कर दूं। श्रद्धेय नेताजी के रहते हुए समाजवादी पार्टी ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया है, जिसमें हम लोग 39 सीट पे जीते थे। और मुझे ऐसा लगता है श्रद्धेय नेताजी का आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिला है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उस रिकॉर्ड को हम तोड़ने जा रहे हैं जी। आज जो परिणाम आएंगे तो हम 40 सीट या 40 सीट के ऊपर जीत करके जाएंगे। अभी रुझान है, हम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी और देश की नंबर 3 नंबर की पार्टी हम लोग बनने जा रहे हैं। पहले राज्यसभा में भी हम 3 नंबर की पार्टी रह चुके हैं, अब लोकसभा में भी हम तीसरे नंबर की पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रहे हैं जी। आने वाले समय में अच्छे निर्णय होंगे, तानाशाही वाले निर्णय नहीं होंगे। जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उस सरकार के माध्यम से जो जो वादे किए हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने वादे किए हैं, जो समाजवादी पार्टी ने किए हैं, जो इंडिया गठबंधन के और दलों ने वादे किए, वो सारे वादे पूरे होंगे। क्योंकि जिन क्षेत्रीय दलों ने जहां जहां सरकार चलाई है अपने पूरे वादे निभाए हैं। हवा में जनता को गुमराह नहीं किया, हवा में कोई वादा नहीं किया कि 400 पार करने जा रहे हैं, हम 100 स्मार्ट सिटी दे देंगे, हम बनारस को क्योटो बना देंगे, महंगाई की मार से मुक्ति दिलाएंगे, पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, विदेश से इतना काला धन आ जाएगा कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। हमने जनता को किसी भी वादे के साथ गुमराह नहीं किया है। जो वादा पूरा किया जा सकता है वो पूरे वादे किए हैं। महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा, वो हम प्रामाणिक रूप में करके दिखाएंगे। बेरोजगारी से मुक्त करेंगे, जो 30 लाख रुके हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, उन 30 लाख पदों को भरने का काम किया जाएगा। अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा। जो देश की सेना में भर्ती होकर के देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी निभाना चाहता है युवा, उसको पक्की नौकरी दी जाएगी, उसको कच्ची नौकरी से मुक्ति दिलाई जाएगी। ये हमारे जो सारे हमारे वादे थे वो वादे निभाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल सरकार बनाने के परिदृश्य में आप नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 298 के आसपास जो है ऑलरेडी इंडिया पहुंच चुकी है। एनडीए गठबंधन में बहुत सारी ऐसी चवन्नी है जो उछल के चली गई थी, किस दबाव में गई, किस कारण से गई, वो आने वाला समय बताएगा। बहुत सारे पलटू राम ऐसे चाचा हैं जो गए हैं, बहुत सारे एनडीए में मौसम वैज्ञानिक, ठीक है, जो यस एक बड़ी खबर आ गई है। यस, एक बड़ी खबर आ गई है। इसके बाद हम आपके पास लौटते हैं। वायनाड से राहुल गांधी 3,28,467 वोटों से आगे चल रहे हैं। यह वायनाड, केरल के वायनाड से बड़ी खबर आ रही है। रायबरेली में राहुल गांधी 2,75,465 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से राहुल गांधी चुनाव लड़े हैं और वहां से बेहतर परिणाम, शानदार जीत की ओर बढ़ते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 1,43,385 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बिहार की सियासत में भी हलचल काफ़ी तेज देखने को मिल रही है। सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे हैं सम्राट चौधरी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे हैं सम्राट चौधरी, जो डिप्टी सीएम हैं बीजेपी के कोटे से। बीजेपी लगातार नीतीश से बात कर रही है। सहारनपुर में इमरान मसूद को बड़ी बढ़त मिल गई है। यह भी बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इमरान मसूद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको बड़ी बढ़त हासिल हो गई है। 90,000 वोटों से आगे चल रहे हैं इमरान मसूद। इमरान मसूद काफ़ी बयानों के लिए विवादों में रह चुके हैं, लेकिन वो
जीत की ओर बढ़ रहे हैं, बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं इमरान मसूद। ये बड़ी खबर हम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आपके लिए लेकर आए हैं। अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज में 86,558 मतों से आगे चल रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव, सुब्रत पाठक हारते हुए नजर आ रहे हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव 1,58,000 वोट से आगे चल रही हैं। यह अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी है डिम्पल यादव। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव 91,580 वोटों से आगे चल रहे हैं। यादव परिवार के ये तीसरे सदस्य, बदायूं से चौथे सदस्य अदिति यादव करीब 15,085 वोटों से वो पीछे हो गए हैं। यह चौंकाने वाली खबर आ रही है बदायूं से। फिरोजाबाद से अक्षय यादव 1 लाख वोट से आगे हो गए हैं। ये प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे हैं, यानी यादव परिवार के एक सदस्य जो शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं आदित्य यादव, बदायूं से पीछे हो गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी 1,23,000 वोटों से आगे हो गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। गोरखपुर में रवि किशन 48,336 वोट से आगे हो गए हैं। ये गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्मभूमि काराकट से पवन सिंह, भोजपुरी गायक अभिनेता 62,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी इनको पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ाना चाहती थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इनको निकाल बाहर किया। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ करीब 51,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र यादव यहाँ बढ़त बनाए हुए हैं। मथुरा से हेमा मालिनी 2 लाख वोटों से आगे चल रही हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट्स हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। ये भी एक अपडेट है, इलेक्शन अपडेट है। जाहिर सी बात है, प्राइम टीवी पर हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। तेलंगाना में एक सीट पर AIMIM आगे चल रही है। तो देख सकते हैं आप, तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ये बड़ा अपडेट वहाँ से आ रहा है। काउंटिंग का दौर लगातार जारी है और जो भी अपडेट आ रहा है हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी आगे चल रहे हैं, जीत की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ओवैसी। दिल्ली के सियासत में भी हलचल काफ़ी तेज़ देखने को मिल रहा है इस वक्त। ये भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि दिल्ली की सियासत में भी हलचल तेज है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ा अपडेट आ रहा है कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 5 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। मीडिया से मुखातिब होंगे राहुल गांधी शाम 5 बजे। ये बड़ा अपडेट आ रहा है दिल्ली में। दिल्ली के सियासत में भी हलचल तेज देखने को मिल रही है। चलिए हम चर्चा पर फिर लौटेंगे। जी यस जी, कंटिन्यू की रहे हैं। यस जी, आवाज आ रही है? चलिए कोई नहीं। राजेश आनंद जी, भाई आधी आबादी किसी भी चुनाव को पलटने में माहिर मानी जाती है और इस बार आंकड़ा जो आया था वो चौंकाने वाला तो था ही, जिसका जिक्र हम आप कर रहे थे। अगर 61 करोड़ लोगों ने मतदान किया है तो उसमें 31 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया है। क्या आधी आबादी को लेकर के जो दावा किया जा रहा था NDA की तरफ से, उसमें छिटपुट हिस्सा इंडिया गठबंधन को भी मिल गया क्या? बिल्कुल मिल गया। अगर पीछे की आप टीवी विजुअल देखें तो कई समाचार चैनलों ने दिखाया है कि महिलाओं का झुंड बैंक पहुंचा है खाता खुलवाने के लिए, कि उन्हें 1 लाख रुपए महीने का मिलना शुरू हो जाएगा, सॉरी साल का मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं का ये आकर्षण रहा है, ये नेताओं के बयान पे रहा है और हमें तो ऐसा लगता है कि ये टकाटक जिस खाते को खुलवाया NDA गठबंधन की सरकार ने, उस खाते को कैश कराने के लिए, हालांकि उसी खाते में इंडी गठबंधन का पैसा जाएगा, तो उस खाते को ही इंडी गठबंधन ने कैश करा लिया है। चलिए, और नहीं, इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूँगा। ये जो उज्ज्वला योजना है, ये भी कहीं ना कहीं हमको लगता है कि
कुछ इम्पैक्ट डाला है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए जैसे घर में एक मकान होता है और मकान के अंदर जब ड्राइंग रूम जो होता है वो सबसे अच्छा बनाया जाता है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। और महिलाओं का ड्राइंग रूम जो होता है वो किचन होता है, क्योंकि महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा समय किचन में गुजरता है। बिल्कुल। मैं गृहस्थ महिलाओं की बात कर रहा हूँ कि हालांकि आजकल महिलाएं काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, वो हवाई जहाज़ भी उड़ा रही हैं और ट्रेन भी चला रही हैं, और नासा से लेके इसरो तक महिलाओं का वर्चस्व है। फिर भी किचन में जो उनका समय गुजरता है वो कहीं ना कहीं उन्हें कड़वाहट की स्थिति देता है, यानी महंगाई। जी। उज्ज्वला योजना के संदर्भ में मैं कहूँगा कि जैसे एक पुराने ज़माने में कहा जाता था किसी से दुश्मनी लेनी हो तो उसको एक हाथी गिफ्ट कर दो, क्योंकि हाथी गिफ्ट में देना तो बड़ा आसान है, गिफ्ट में लेना भी बड़ा आसान है, पर उस हाथी का खान पान लालन पालन का जो खर्चा है ना, वो आम आदमी नहीं उठा सकता। हमारे समझ से उज्ज्वला योजना के साथ यही हुआ है कि सिलेंडर तो दे दिया गया, पर 1100-1200 रुपये का सिलेंडर खरीदने के लिए वो फिर उनके सिलेंडर के लालन पालन में महिलाओं को दिक्कत आई है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आधी आबादी जो है वो मौजूदा सरकार से महंगाई को लेकर, सिर्फ महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे महिलाओं को निराशा हाथ लाती है। और 22% युवा मतदाताओं की बात की जाए तो देखिए 22% युवाओं में तो बेरोजगारी का जो दौर रहा है वो आज ये नया नहीं है। क्यों नया नहीं है कि 2014 में सरकार बनी है और ये 2024 है, यानी 10 साल। तो 10 साल का युवा अभी इनकी सरकार पे आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि वो अभी रोजगार की स्थिति में है ही नहीं। बेरोजगारी तो पीछे से चली आ रही है ना, इस बात पे भी गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 साल की सरकार में इतनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इसका सारा दोष एनडीए गठबंधन पे मढ़ देना ये उचित नहीं है। और बेरोजगारी इस देश की मूल समस्या रही है और आज से नहीं 70 साल से रही है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या का बढ़ना, और जनसंख्या के कारण ही हमारे ख्याल से मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार चाहे जिसकी भी बन जाए 100% बेरोजगारी इस हिंदुस्तान से खत्म नहीं हो सकती। वो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शिक्षा का अभाव। जब तक आप बुनियादी शिक्षा को सक्षम और स्वच्छ नहीं बनाएंगे तब तक बेरोजगारी रहेगी। आप बिहार, उत्तर प्रदेश के सुदूर प्रांतों में, जम्मू कश्मीर के सुदूर प्रांतों में शिक्षा का स्तर देख लेंगे, वहाँ से लोग ग्रेजुएट की डिग्री लेके तो आ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लेते हैं, पर उनसे जब आप किसी विषय पे चर्चा करेंगे या बात करेंगे या उनके राजेश जी रोकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर आ गई दिल्ली से, कल बीजेपी ने बुलाई है बड़ी बैठक। बीजेपी ने सहयोगी दलों को बैठक में बुलाया है, ये बड़ी खबर आ रही है। आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से काउंटिंग रुझान को देखते हुए तेज हो गई हैं गतिविधियां। शाह ने मांझी को बैठक में आने का न्योता दिया है। अमित शाह ने, यानी जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया है। कल दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी ने सहयोगी दलों को इस बैठक में बुलाया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह ने जीतन राम मांझी से की है बातचीत और उन्हें दिल्ली बुलाया है आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए। यह बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। गतिविधियां काफ़ी तेज हो रही हैं। राहुल गांधी शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। वो क्या कुछ बोलते हैं इस पर हमारे निगाहें होंगी। जी राजेश जी, कंटिन्यू। तो शिक्षा का जो स्तर है उस पे सरकारों को ध्यान देना होगा, तभी ये बेरोजगारी खत्म हो सकती है। चलिए, बालकृष्ण जी हैं। सुदूर प्रांतों से बच्चे ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आ जाते हैं, उनका सामाजिक ज्ञान उस स्तर का नहीं होता है कि इस प्रतियोगिती कंपटीशन के युग में वो अपने को जस्टिफाई कर सके, और वो फिर चिल्लाते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। तो शिक्षा का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, तभी बेरोजगारी खत्म हो सकती है। चलिए बालकृष्ण जी, जी नई शिक्षा नीति तो आने ही वाली है। अगर मोदी सरकार पार्ट 3 हो जाती है तो नई शिक्षा नीति तो बनकर तैयार है, उसको इम्प्लीमेंट होना है बड़े पैमाने पर। लेकिन जो राजेश जी कह रहे थे, चाहे वो आधी आबादी को लेकर या युवाओं को लेकर के,
ये दोनों आपका बड़ा वोट बैंक था, और हमें लगता है कि जो सीटों का नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है वो इन दोनों वर्ग के मतदाताओं की थोड़ी उदासीनता की वजह से तो नहीं है कहीं। आपका क्या आकलन है? देखिए, मैंने फिर एक बात आपसे कही कि दो बातें हैं। एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। बालकृष्ण जी, इसमें संदेह नहीं है, ये बार बार हम लोग रिपीट जरूर कर रहे हैं। मैं पूरी कर दूँ बात? जी जी। दूसरी बात कि अभी 30-35% ही मतों की गिनती हुई है। पूर्व में भी मैंने कहा कि लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जहां 5000 से कम का अंतर है। आगे 40 सीटें करीब ऐसी होंगी जहां 10,000 के आसपास का अंतर है। तो मेरा इतना सा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पॉलिसी बनाई, जो वादा किया, चाहे वो 51 से जनसंघ के घोषणा पत्र में रहा हो, चाहे वो 80 से भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में रहा हो, अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खरी उतरी है और पूरा उसने करने का काम किया है। 2-3 विषय हैं कि समाज में किसी भी प्रकार की अराजकता फैला के, मतिभ्रम का वो बना के यदि कुछ सीटें या कुछ प्रतिशत वोट इधर का उधर कर लिया जाए थोड़ा बहुत, उसका कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुले मन से ये स्वीकार करती है कि यदि सीटें कम हुई हैं तो उसका पूरे हृदय से, पूरे भाव से जनता के मत को ससम्मान स्वीकार करते हुए आगे क्या हम सुधार कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, इसकी समीक्षा करके भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ इस पर निर्णय लेगी और काम करने का काम करेगी। जी चलिए हेमंत जी, भाई अमेठी रायबरेली को लेकर के तमाम तरह के सवाल हुए थे। राहुल गांधी वायनाड से भी जीत रहे हैं, रायबरेली से भी भारी मतों से जीत रहे हैं, और जो उनका वोटों का परसेंटेज है या वोटों का जो अंतर है वो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक जितने वोट हासिल हुए उससे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? यही तो अपने व्यवहार में झांकने की बात है कि एक प्रधानमंत्री जो पूरे देश को एनडीए की दिशा देने के लिए चले थे, खुद अपने चुनाव क्षेत्र में 6,000 मतों से पिछड़ जाते हैं। उसके बाद इतनी भी लीड नहीं बना पा रहे हैं कि एक सम्मानजनक स्थिति बन पाए। तो ऐसी स्थिति में कमजोर एनडीए साबित हो रहा है। और संजय जी, प्रधानमंत्री जी बहुत आगे चल रहे हैं, ये गलत सूचना है इनकी। प्रधानमंत्री जी कभी पिछड़े ही नहीं, आप उसको बाद में देख लीजिएगा कब पिछड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी नहीं पिछड़े ही नहीं। बालकृष्ण जी अपडेट कर दें कि पहले चरण का जो बैलेट काउंटिंग हुआ था ना, तो चुनाव आयोग ने साफ किया था अजय राय वहाँ आगे चल रहे थे 7,000 मतों से। बाद में प्रधानमंत्री जी आगे हो गए। तो ये हम लोग, बल्कि हम और राजेश जी हंस भी रहे थे कि शायद बहुत अजय राय कभी सोचे नहीं होंगे कि किसी चरण में वो प्रधानमंत्री के काउंटिंग यही उनकी बड़ी जीत है, और ये उनके जीवन भर का सर्टिफिकेट हो गया कि चलो एक ही चरण में सही प्रधानमंत्री जी को आ रहा है। देखिए संजय जी, ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव इसको सोचे, प्रधानमंत्री जी तो सामान्य घर से आके जनतंत्र में चुने गए प्रधानमंत्री हैं वो, और एक जनतांत्रिक पार्टी ने उनको अपना नेता स्वीकार किया है, पूरी कैडर बेस्ड पार्टी है। तो कहीं ये बात तो प्रधानमंत्री के मन में ये अहंकार आ ही नहीं सकता। ये परिवारवादी लोग सोचें जो जनता को अपने बाप की बपौती समझते हैं और किसी भी सीट को अपनी विरासत समझते रहे हैं पारिवारिक, वो सोचें। और ऐसा नहीं है कि इस बार गफलत में ना रहें, यदि कहीं कोई जीत मिल गई तो तैयार रहें। जैसे 60 साल के उपरांत जनता ने उखाड़ के फेंका है, पुनः जनता उससे अगर खराब स्थिति में न फेंक दे तो आप बताइएगा। ये इन सब गफलत में रहने की आवश्यकता नहीं है। गुजरात की नाली जाकर के आपने भारतीय जनता पार्टी ने वहां स्थापित कर दी, वहां के लोगों को पलायन करके बाहर जाना पड़ा। आज तो अपना अवलोकन करने की आवश्यकता है। और मैं गुजरात में 25 की 2500 सीटें हम जीत रहे हैं, अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कहें? और आपत्ति कर रहा हूँ इस बात के लिए कि तब तक जब 1 by 1 अगर डिबेट में अगर आप रख रहे हैं, मैं बीच में नहीं बोला, तो फिर आप दूसरे का क्वेश्चन कैसे कर लेते? चलिए ठीक है, बोलिए। नहीं, जब आप व्यक्तिगत आक्षेप करेंगे, इस प्रकार की आप बात करेंगे तो बात बोलनी पड़ेगी। मेरा इरादा कोई आपके बीच में इंटरप्ट करने का नहीं था। आज डिबेट करने का नहीं है, आज तो सिर्फ आकलन करने का दिन है। हाँ हेमंत जी बोलिए। आपके आंकड़े के द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री जी 1,43,000 वोट से आगे चल रहे, मैं उस पर जवाब देना चाहता था, आपने बीच में इंटरप्ट करा लिया। नहीं बोलिए। मेरा केवल सबमिशन है कि एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार व्यक्ति और जो दूसरी बार नहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के ख्वाब देख रहे हैं, उन व्यक्ति के लिए
जनता से 41,000 वोटों की थी। 2 बज के 50 मिनट हो रहा है। एक शर्म की बात और आत्मलोकन की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से वहां पर भी नकारा जा रहा है। जीत हार अपनी जगह है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी हमारे पैनलिस्ट में क्योंकि फोटो तो नहीं आ रहा है, राजेश जी, मैं पूछना चाहूंगा कि अभी उन्होंने महिला वोटर्स के बारे में एक बात कही कि 61 करोड़ लोगों ने मतदान किया, जिसमें 31 करोड़ लोग लगभग जो है महिला आधी आबादी का था। आधी आबादी कितना कष्ट में है, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। जी जी, किचन महंगा हो गया, दालें आज 150 रुपए किलो। आत्मअवलोकन की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को। और रही बात सरकार बनानी, तो अभी दिल्ली बहुत दूर है, बहुत कुछ होना बाकी है। आज उसको गठबंधन के घटक दलों की याद आई है पिछले 10 साल के अंदर। ये आत्मअवलोकन करने को कि किस तरीके से उन्होंने पिछले 5 साल के अंदर गठबंधन के जो घटक दल थे उसको कितनी तरजीह दी है जी। तो निश्चित रूप से आप ये मान करके चलिए कि आज शाम से परिस्थितियां बदलेंगी और बदलने के बाद एक नई सुबह होगी और इंडिया गठबंधन पूरी दमखम के साथ अपनी सरकार बनाएगा और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। मैं दूसरी बात एक चीज जिसमें और जोर देना चाहता हूँ, हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 50 सीटें ऐसी है जिससे अभी मार्जिन बड़ा कम है, अप एंड डाउन होगा। क्या अप एंड डाउन होने के बाद में केवल भारतीय जनता पार्टी ही 50 सीट जीत जाए? ये पैमाना कहाँ का है? मैं बिल्कुल आरोप लगाऊंगा कि इस बात के लिए कि क्या आपकी कोई बनता है, गलत बनता है, क्या है? ईमानदारी से चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम तौर तक होने दीजिए। चुनाव परिणाम जो भी होगा उसको हर व्यक्ति स्वीकार करता है और स्वीकार करेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये मान करके चले कि जिस तरीके से 400 पार का नैरेटिव सेट किया गया, मीडिया ने कल एक पैर और आगे जाकर उनको 425 तक सीटें दे दिया। कुछ एग्जिट पोल में 425 तक सीटें, इतनी चाटपारता भी अच्छी नहीं है। मैं मीडिया को भी दर्पण दिखाना चाहता हूँ। अगर आपके चैनल में उसका वास्ता नहीं है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, लेकिन आत्मअवलोकन करना चाहिए कि किसी भी तरीके से जनता की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति अगर नहीं करेंगे तो जनता नकारने में पीछे नहीं रहेगी। आज युवा परेशान है, उसने रेफरेंडम किया है, उसने अपना मत दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया। अब आज आप अगर कहीं पे सीट के लिए कर ले तो वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि लोकतंत्र में पूरी तरीके से स्थापना होगी और जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके सत्ता चलाई गई पिछले 10 साल, वो अब नहीं होने पाएगा और इंडिया गठबंधन एक नई सरकार हिंदुस्तान की जनता के सामने रखने जा रही है। हेमंत जी, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा आप लोगों ने उठाया, लेकिन जनता वहाँ इस तरह के मुद्दों से इत्तेफाक नहीं रखी। यानी जनता भ्रष्टाचारियों को साथ नहीं लेना चाहती, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि तमाम ऐसे विवादित नेता रहे जिनका कभी न किसी रूप में विवाद रहा, उसको भी जनता ने नकारने का काम किया। निश्चित रूप से राजनीति में स्वच्छता की स्थापना होनी चाहिए, एक स्वच्छ राजनीति की स्थापना होनी चाहिए। मैं भी इसके पक्ष में हूँ और मैं एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये सब चीजें सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा है। उनको भी इस तरीके से लोगों का जिस हिमाचल के अंदर अभी आपने सरकार गिराने का पूरा प्रयास किया, कामयाब नहीं हुए। इसके अलावा हेमंत बिश्व शर्मा जी को आपने पार्टी के अंदर शामिल किया, उनके ऊपर आप ही ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अजीत पवार जी के ऊपर आप ही ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उनको अपने पार्टी में शामिल कर दिया, उनको वॉशिंग मशीन में धोकर के साफ कर दिया। तो ये चीजें वास्तव में गलत है। अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अननेसेसरी किसी को परेशान भी नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से 5 साल के टेन्योर में, 10 साल के टेन्योर में विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हुए उन्होंने कार्रवाइयां की है, मैं उसकी भी पूरी मरम्मत करता हूँ। जी बालकृष्ण, देखिए ये वही कांग्रेस पार्टी है। 2080 में 9 राज्यों की सरकार को इन्होंने बर्खास्त कर दिया था और ये कानून की बात करते हैं, ये संविधान की बात करते हैं। 50 से ज़्यादा स्टेट इमरजेंसी जिनकी लगाई हुई हैं,
इस देश में इमरजेंसी लगाने का काम इनकी सरकार ने किया, इनके प्रधानमंत्री ने किया। सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद करने का काम इनके प्रधानमंत्री ने किया। मीडिया का मुंह बंद करने का काम इनके प्रधानमंत्री ने किया। तो सब कुछ करने के बाद ये कहते हैं कि दूसरा कुछ कर रहा है। पहली बात तो इनको थोड़ा डर लगने लगा है। और निश्चिंत रहिए, नैतिक वैतिक नहीं होता, लोकतंत्र सिर्फ गणित का खेल है। जो आप इधर उधर जोड़ के करते रहे, यहाँ तो पूरा जनादेश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके नेतृत्व में उस देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। आपके द्वारा कुशासन, भ्रष्टाचार या जो भी बेरोजगारी 60 सालों में फैलाई गई, जो तुष्टीकरण फैलाया गया, वो अब और उस पर प्रधानमंत्री जी उसको ठीक करने का काम करेंगे। और निश्चिंत रहिए, आप लोगों को कोई अवसर प्राप्त नहीं होने वाला है। सिर्फ एक चीज है, यही आप कहेंगे अंगूर दिखता रहेगा लेकिन अंगूर खट्टे हैं। मैं एक प्रतीकात्मक बात कर रहा हूं, अंगूर दिखता रहेगा लेकिन आप पाएंगे नहीं, लगेगा अंगूर खट्टे हैं। वही चीज आपके साथ होने जा रही है। तो अभी आप प्रतीक्षा करिए और अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखिए आप। ठीक है। यस भारती जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बहुमत के पीछे रहने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए। आप तीन जिडीज में अभी पहुंच नहीं पाए हैं और दूसरे का बहुमत देख रहे हैं। इतनी पुरानी पार्टी 3 डिजिट में नहीं क्रॉस कर पाई और दूसरे के बहुमत का आंकड़ा देख रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मसार, अगर आप इसमें भी आपको शर्म नहीं आती या कांग्रेस पार्टी अपने को शर्मसार नहीं महसूस करती है, तो फिर इस बेशर्मी के विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। अभी भी 3 डिजिट पे आगे नहीं चल रहे हैं, 2 डिजिट में हैं। ये चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी क्योंकि सारा हो चुका है चर्चा को समाप्त करने का। हेमंत जी, वक्त यहीं तक इजाज़त देता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि निश्चित तौर पर जो रुझान देखने को मिल रहे हैं उसमें ये तो तय माना जा रहा है कि एनडीए के फिर केंद्र में सरकार बनने जा रही है। हालांकि दिल्ली की कवायद काफ़ी तेज़ है। शाम 5 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जनता से मुखातिब होने वाले हैं। वो क्या कुछ बोलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। कल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटक दलों की बैठक बुलाई है। जीतन राम मांझी को उन्होंने दिल्ली बुलाया है। नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी ने मुलाकात की है बिहार में। यानी कुल मिलाकर अब सियासी गुणा भाग का दौर शुरू हो चुका है। क्या कुछ होता है आगे, हर अपडेट लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 39388172। भोजपुरी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना।
गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर